नमस्कार दोस्तों, ये बात कुछ दिनों पहले का ही है। आकाश का किसी काम से बाहर अपनी साली के गांव में जाना हुआ। आकाश की साली पलक, जिसकी उम्र करीब 28 साल है। पलक आकाश को पसंद करती थी। आकाश की शादी के पहले जब उन दोनों की दोस्ती थी, तब से ही आकाश और पलक की बहुत अच्छी बनती थी। तब उस समय भी कुछ कुछ उमंगें एक दूसरे के लिए दोनों के मन में थीं, मगर दोनों कभी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए। फिर एक दिन पलक की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब तो वो एक बच्चे की माँ भी है, मगर अभी भी उसका जब फोन आता है तो आकाश के दिल में एक उम्मीद फिर से जाग जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि आकाश ऑफिस के काम से उसके शहर जाना पड़ा। आकाश बीवी ने पलक को पहले ही फोन करके बता दिया था कि तेरे जीजू आ रहे हैं। पलक फोन पर आकाश से बोली, जीजू आप आएंगे तो हमारे घर में ही रुकिएगा, हम आपको अपने से दूर किसी होटल में नहीं रुकने देंगे। आकाश ने भी कहा, ठीक है साली जी, इस बार तुम्हें भी अपनी सेवा का मौका देंगे। आकाश तय दिन पर उसके शहर पहुंचा। उसका पति आकाश स्टेशन लेने आया था। आकाश वहां पहुंचने में शाम हो गई थी, तो दोनों स्टेशन से सीधे एक बार में चले गए और रात करीब 8 बजे हम दोनों पलक के पास घर पहुंचे। वहां पलक आकाश का इंतजार कर रही थी। घर में घुसते से ही उसका पति बोला, अरे वाह, आज जीजा आने वाला था तो बड़ा बन संवर के बैठी हो। पलक बोली, और क्या आप तो हमारी कद्र ही नहीं करते हो, तो इसीलिए आज मैं अपने जीजा के ही लिए सच संवर रही हूँ। और सभी ने उस बात को हंसी में टाल दिया। फिर आकाश फ्रेश होकर जब खाना खाने आया तो उसका पति घर में नहीं था। आकाश ने पूछा, ये कहाँ चला गया है? पलक बोली, तुम्हारी पार्टी से उनका पेट नहीं भरता है तो वो और इंतजाम करने गए हैं। आकाश की साली अपने पति से दुखी थी। पलक बोली, चलो जीजू, हम लोग खाना खा लेते हैं, उन्हें तो आने में देर हो जाएगी। आकाश को भी बहुत भूख लगी थी। पलक ने दोनों के लिए खाना लगाया और दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे और इधर उधर की बातें करने लगे। मगर बार बार आकाश को लग रहा था कि वो बात तो मुझसे कर रही है, मगर उसका मन कहीं और लगा हुआ है। आकाश ने शरारत भरे लफ्जों में पूछ ही लिया, क्या बात है? पलक, पति के बिना खाने में मन नहीं लग रहा है क्या? पलक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उनका रोज रोज का ही काम है। फिर आकाश ने पूछा, क्या बात है? फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों है? मगर उसने बात को वहीं टाल दिया। आकाश ने भी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। दोनों ने खाना खाया। उसके बाद पलक ने कहा, चलो सैर करके आते हैं। बच्चा सो गया था तो दोनों पलक घर के सामने के पार्क में टहलने लगे। बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों टहलने लगे और एकदम से पलक ने आकाश का हाथ पकड़ लिया और टहलने लगे। फिर दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। पलक बोली, क्या यार, कहाँ हम दोनों शादी करके फंस गए हैं, पहले के ही दिन कितने अच्छे थे। फिर दोनों पुराने दिनों की बातों में खो गए और उन्हें समय का ख्याल ही नहीं रहा। कुछ देर बाद दोनों घर में अंदर आ गए। कुछ देर बाद पलक का पति भी नशे में टुन्न होकर आ गया। आकाश अपने कमरे में था। उसके पति की कुछ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। फिर सब कुछ शांत हो गया। आकाश अपने कमरे में टीवी देख रहा था। तभी वहां से पलक आकाश के रूम के गेट पर आ गई और आकाश से बोली, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? आकाश ने कहा, तुम भी तो नहीं सो रही हो। पलक बोली, मुझे तो अक्सर रातों को देर तक अकेले जागने की आदत सी है। फिर आकाश ने उससे कहा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पलक ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं। हर किसी की फैमिली में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं। आकाश ने पलक से पूछा, क्या तुम्हारे पति सो गए? पलक बोली, हाँ, वो तो रोज ही मुझसे पहले सो जाते हैं। शाम को पैंट ऑफिस से पीकर ही आते हैं और फिर घर में भी पी लेते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। उनकी इसी आदत की वजह से मैं उनसे खुश नहीं रहती हूँ। आकाश ने कहा, किस आदत से, दारू पीने की या जल्दी सोने की? पलक ने हल्के से हंसकर कहा, दोनों आदतों से तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आकाश ने उसे कुरेदना शुरू कर दिया तो वो टूट गई और बताने लगी, पलक का पति शराब का आदी हो गया है और जब से ये बच्चा हुआ है तब से पलक का पति पलक के साथ बदला बदला रहने लगा है और हर समय पलक पर शक करता रहता है। पलक किसी से बात करती हूँ तो वो पलक से लड़ाई झगड़ा करता है। ये कहते कहते पलक रोने लगी
उसका रोना देखकर आकाश उठा और उसके आंसू पोंछने उसके पास गया। आकाश ने पलक को चुप कराया और आकाश ने पलक से कहा, मैंने तुम दोनों की सब बातें सुन ली थी और मैं कल ही यहाँ से निकलकर किसी होटल में रूम लेकर रुक जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। पलक बोली, दरअसल वो कल बाहर जा रहा है और उसे इसी बात का डर है कि वो बाहर जाएगा और हम दोनों अकेले इस घर में रहेंगे। इसी बात पर वो मुझसे लड़ रहा था। आकाश ने पलक से कहा, ठीक है, कल उसके जाने के पहले मैं होटल में चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। अगली सुबह आकाश उठा तो पलक का पति सो ही रहा था और पलक अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। आकाश ने पलक से कहा, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। तुम अपने पति को बता देना कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो मैं वापस अपने शहर चला गया हूँ। आकाश पलक के घर से थोड़े ही दूर एक होटल में रूम लेकर वहीं आराम करने लगा। तभी आकाश के फोन की घंटी बजी और देखा तो फोन पलक का ही था। पलक ने कहा, मेरे पति चले गए हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा घर होते हुए भी तुम एक होटल में रुके हुए हो। यह कहकर वो फोन पर ही रोने लगी तो आकाश उसे चुप कराने लगा और फिर बोला, चलो ठीक है, आज हम साथ में लंच करते हैं, मैं घर आ जाता हूँ या तुम यहीं होटल आ जाओ। पलक ने कहा, नहीं, अभी बच्चा स्कूल से आएगा तो अच्छा होगा कि तुम ही घर आ जाओ। आकाश दिन में फिर उसके घर पहुंच गया और जाते जाते बाजार से पलक के लिए एक ड्रेस भी ले ली थी। जब आकाश पलक के घर पर पहुंचता है तो है देखता ही रह जाता है। पलक बेड पर लेटी हुई थी और उसे काफी गहरी चोट लगी थी। आकाश ने पलक से पूछा तो पलक ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया। आकाश को बहुत गुस्सा आया। पलक के सर में चोट लगी थी। पलक ने आकाश से कहा कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आकाश ने पलक से कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पलक ने मना कर दिया। पलक ने आकाश से कहा कि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरी मालिश कर सकते हो। आकाश ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं तेल गर्म करके लाता हूँ। आकाश तेल गर्म करके लाया और पलक की कमर पर मालिश करने लगा। पलक को काफी राहत महसूस हो रही थी। आकाश ने वो ड्रेस गिफ्ट में दी तो वो बहुत खुश हो गई। पलक बोली, अब जबकि मेरा पति नहीं है तो क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि मेरा पति तो एक हफ्ते के लिए बाहर गया हुआ है। तो आकाश ने मना कर दिया। तभी पलक बोली, कितना अच्छा होता कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती। हम दोनों की कितनी जमती है और हम दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी कितना ख्याल रहता है। हम दोनों मिलकर एक परफेक्ट मैच बनाते। पलक ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, हम परफेक्ट मैच तो अभी भी बना सकते हैं। पलक ने अपने जीजा आकाश से कहा, कल रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? आकाश ने कहा, नहीं तो अच्छी नींद आई थी, क्यों, कोई बात है? पलक बोली, नहीं, मैंने तुम्हें रात में बालकनी में देखा था। आकाश ने कहा, हाँ, अंदर थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो टहलने गया था। आकाश की साली आकाश के प्यार के लिए उतावली हो रही थी। पलक मुस्कुराने लगी तो आकाश ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पलक बोली, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझसे कह क्यों नहीं देते? ये सुनते से ही आकाश आश्चर्यचकित रह गया। आकाश ने कहा, नहीं पलक, ऐसी कोई बात नहीं है। पलक बोली, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आकाश बात को टालने लगा। तभी वो उठकर आकाश के सामने खड़ी हो गई और उसने आकाश के गले में अपनी बाहें डालकर रोने लगी। आकाश उसे चुप कराने लगा। पलक बोली, मैं तुम्हें तभी से प्यार करती थी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, मगर दीदी की वजह से कभी बोल नहीं पाई। आकाश ने पलक को समझाते हुए कहा कि तुम और मैं अब अपने अपने रास्ते पर जा चुके हैं, जहां से कभी वापस नहीं लौट सकते। आकाश ने पलक को कहा कि तुम्हारा अपना परिवार है और मेरा भी अपना परिवार है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पलक करने को तैयार नहीं थी। आकाश पलक को समझने में लगा हुआ था। आकाश ने पलक को कहा कि हमारी वजह से अब दो परिवार को दुख पहुंचना ठीक नहीं है और इसका तुम्हारे बच्चे पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये तुम नहीं जानती हो। तुम केवल अपने बारे में कैसे सोच सकती हो। काफी समझाने के बाद पलक ने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, अब जैसा मेरी किस्मत में होगा उसे देखा जाएगा। आकाश वापसी अपने घर लौट आया। पलक अब अपनी जीवन को
अपने हिसाब से जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, राज 27 साल का अच्छे स्वभाव और हंसमुख व्यक्तित्व वाला आदमी और उसकी बीवी निशा 24 साल की सुंदर और खुश मिजाज है। दोनों हर बात शेयर करते, खुले विचार वाले थे। कुछ अलग अलग अनुभव लेने का शौक था दोनों को। राज एक कंपनी में जॉब करता था और निशा एक हाउसवाइफ थी। निशा को पेंटिंग वगैरह बनाने का शौक था और सजने संवरने का भी शौक था। इन दोनों का एक अलग ही जोड़ा था, जिसमें न कोई बंधन न कोई रोक टोक, सिर्फ आजादी। शाम को दोनों आमतौर पर काफी एंजॉय करते थे। राज की कंपनी में उसका एक दोस्त काम करता था जिसका नाम आलोक होता है। आलोक की पत्नी, जो कि घर के साथ अपना एक ब्यूटी पार्लर चलती थी। राज और आलोक की काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उन दोनों की पत्नियां अभी तक एक दूसरे से नहीं मिली थी। एक दिन दोनों दोस्त अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान करते हैं। अगले दिन छुट्टी थी, दोनों काफी एक्साइटेड थे दूसरे कपल को मिलने के लिए। राज और निशा घर से निकले। दोनों तयशुदा स्थान पर पहुंचे। आलोक और उसकी पत्नी नेहा भी आ गए। राज और निशा अपनी कार से नीचे उतरे। आलोक और नेहा भी अपनी कार से नीचे उतरे। जब निशा ने उस कपल को देखा तो चौंक गई, क्योंकि यह वही है जिस ब्यूटिशियन के पास निशा जाती है। वैसे दोनों सहेलियों जैसी थी। सामने नेहा भी चौंक गई। राज और आलोक अपनी पत्नियों की भी एक दूसरे से जान पहचान करवा देते हैं, पर दोनों अभी चुप रही, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। जब इंट्रोडक्शन हो गया तो निशा और नेहा हंसने लगी। दोनों के हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, तो दोनों ने बताया कि वे एक दूसरी को जानती हैं। फिर तो क्या था, दोस्ती पक्की हो गई। अगले हफ्ते दोनों कपल ने साथ में डिनर का प्लान किया। अगले हफ्ते दोनों कपल डिनर पे मिले, साथ में डिनर किया। दोनों की तालमेल भी बैठ गई। फिर एक बार साथ में घूमने गए। उसके बाद दोनों कपल की सारी शर्म चली गई, क्योंकि सामने आलोक और नेहा भी अच्छे स्वभाव के हंसमुख थे। एक दिन राज और निशा ने आलोक और नेहा को घर बुलाया। जब वे दोनों घर पहुंचे, दोनों ने स्वागत किया और साथ में पार्टी भी की। अब उन लोगों में हंसी मजाक वाली बातें करनी चालू कर दी थी। ऐसे ही दिन पे दिन और हफ्ते पे हफ्ते बीत रहे थे। इन दोनों कपल्स में से एक दूसरे की बीवी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों कपल में एक दूसरे के प्रति लगाव हो गया था। दोनों की बीवियां एक दूसरे के पति के साथ खूब मजाक करने लगी थी, जिसमें नेहा को राज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। वह जब राज के साथ घूमने वगैरह जाती तो बोलती, काश मैं तुम्हारी पत्नी होती, हम पूरा दिन साथ साथ रह पाते। पर राज हंसकर टाल देता था। पर एक बार जब आलोक बाहर गया था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल से नेहा को फोन आया कि आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ है, आप आ जाएं। उसके मोबाइल में से आपका नंबर मिला, इसलिए फोन किया। तब नेहा को पता चला कि आलोक का एक्सीडेंट हुआ है। वह तो पूरी की पूरी टूट गई। वह जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंची। उसने राज और निशा को भी फोन करके बुला लिया। राज और निशा अस्पताल पहुंचे। तब निशा और नेहा एक दूसरे के गले पड़ के जोर जोर से रोने लगी। अभी भी आलोक आईसीयू में था। ऐसे ही रात से सुबह हुई। तब डॉक्टर ने बाहर आकर बोला, सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, सब बिखर गया। नेहा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आलोक को अग्निदाह दिया गया और सब विधि संपन्न की गई। नेहा को कुछ दिन निशा अपने घर ले आई, ताकि नेहा अपने दुख से उबर सके और नए सिरे से जिंदगी चालू कर सके, पुरानी यादें भुला सके। पर जब भी वह यहाँ राज और निशा को साथ में देखती तो उसे मिलन की याद आती, तब जोर से रोने लगती। नेहा को शांत कराने के लिए राज और निशा नेहा को बीच में बिठा के उसे हंसाने की कोशिश करते। जब दोनों कहीं भी जाते तो नेहा को साथ ले जाते और पूरा ख्याल रखते। हफ्तों के बाद महीने और महीने पे महीने बीत गए। अब नेहा अपना दुख भूलने लगी थी और अपने घर जाकर ब्यूटी पार्लर संभाल लिया था। पर राज और निशा नेहा से मिलने जाते रहते। एक बार निशा 2 दिन के लिए अपने मायके गई। तब राज का खाना वगैरह नेहा के घर ही होता था। नेहा ने कहा कि राज, तुम निशा को छोड़ दो। राज ने उसको काफी भला बुरा कहा, लेकिन अपने दोस्त के कारण राज चुप रहा। नेहा को राज से काफी लगाव हो गया था। उसने राज से कहा,
क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राज ने कहा, पागल जैसी बातें मत करो, निशा को क्यों छोड़ दूं मैंने उससे शादी की है, खेल थोड़े ना खेला है। नेहा ने कहा, तो क्या मैं इशिता जितनी खूबसूरत नहीं? राज ने कहा, ऐसी बात नहीं, तुम पागलपन दिखा रही हो। नेहा ने गुस्सा होकर, अगर मैं निशा को मार दूं तो तब तो मुझसे शादी करोगे ना? राज पूरे गुस्से में नेहा को धक्का देकर जाने लगा। तब नेहा ने हाथ खींच के रोका और बोली, अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। राज ने कहा, ऐसा मजाक मुझे नहीं पसंद, दोबारा न करना। नेहा ने कहा, ठीक है बाबा, सॉरी। पर राज नहीं जानता था कि नेहा के दिल में उसे पाने की इतनी चाह है। उसके बाद जब निशा और नेहा मिली, तब मजाक मजाक में नेहा ने निशा को भी कहा, राज को छोड़ दो, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। तब निशा ने हल्के में लेकर बोली, मुझे तो राज ही चाहिए। पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नेहा ने हंसकर कहा, मुझे राज पसंद आ गया है। नेहा के दिमाग में राज को पाने की चाह बढ़ने लगी। दिमाग में निशा को मारने और राज से अलग करने की तरकीबें सूझने लगी। पर निशा उसकी सहेली थी, इसलिए उसे मारना नहीं चाहती थी, पर कुछ ऐसा करना चाहती थी कि राज उसे छोड़ दे। तब उसे एक तरकीब सूझी कि फेशियल के बहाने निशा के चेहरे को बिगाड़ दूं, कुछ केमिकल वगैरह से, और राज उसका मुंह देखना भी पसंद न करे। तब राज मेरे पास ही रहेगा और मैं सारा दोष प्रोडक्ट पर डाल दूंगी कि उसकी स्किन को सूट नहीं किया और रिएक्शन हो गया। ऊपर वाले की करनी भी ऐसी थी कि निशा ने नेहा को वैक्स और फेशियल के लिए अपने घर बुलाया और प्लान के मुताबिक नेहा गई और निशा के हाथ पैरों का वैक्स किया, फेशियल किया और आखिर में केमिकल वाला मास्क लगाकर बोली, मुझे पार्लर में काम है, मैं निकल रही हूँ, तुम 15 मिनट के बाद धो देना। ध्यान रहे 15 मिनट से ज्यादा ना हो, वरना स्किन डैमेज हो सकती है। और निकल गई। 5 मिनट के बाद केमिकल ने निशा के चेहरे पे असर करना चालू किया। उसे जलन होने लगी। निशा ने अपना मुंह धो डाला, पर क्या था, एक बार केमिकल स्किन के अंदर उतर गया था। थोड़ी देर में निशा का चेहरा लाल पड़ गया और फोले जैसे पड़ने लगे। उसने नेहा और राज दोनों को फोन किया। दोनों आ रहे थे यहाँ। निशा को इतनी जलन हो रही थी कि उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने बताया कि स्किन पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेहा ने बोला, मैंने निशा को बोला ही था 15 मिनट के अंदर धो देना उसकी स्किन। ये सहन नहीं कर पाई। नेहा मन में खुश थी। डॉक्टर ने बताया, अब इसका चेहरा ऐसा ही रहेगा, लाल ब्राउन और पोले वाला। तब निशा खूब रोने लगी। राज ने कहा, रो क्यों रही हो पगली, मैं तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। तब नेहा को थोड़ा झटका लगा कि अब भी राज मेरा नहीं होगा, पर मेरे जलवे से कैसे बचेगा। जब निशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो राज फीस भर रहा था। तब उसने देखा कि नेहा एक आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी जब चलता बना, तब राज ने नेहा के पास जाकर पूछा, कौन था वह? अचानक राज के पूछे जाने पे नैना हड्डबधा गई और बोली, कोई नहीं, बस हेल्प मांग रहा था पैसे के लिए। और नेहा निशा के पास चली गई। राज को लगा कि उस आदमी को हॉस्पिटल में शायद पैसे की जरूरत हो। मैं निशा के नाम से दान करना चाहूंगा ताकि निशा जल्द ही ठीक हो जाए। राज उस आदमी के पीछे गया और बोला, भाई साहब, आपका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? वह आदमी मुड़ा और बोला, जी हाँ साहब, मेरी पत्नी है। तो राज ने बोला, कितने पैसे की जरूरत है? आदमी बोला, 5,000 साहब। राज ने पैसे निकाल कर दे दिए। तब वह आदमी रोने लगा। राज ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, मेरी भी बीवी हॉस्पिटल में है, इसीलिए अपनी बीवी का इलाज करवाओ। और जाते जाते राज ने यूं ही पूछ लिया, आप उस औरत से पैसे क्यों मांग रहे थे? आप जानते हैं उसे? वह आदमी, जी हाँ साहिब, वह औरत मेरे पास से एक केमिकल ले गई थी। मैं केमिकल की शॉप में काम करता हूँ। यहाँ ये दिखी तो मैंने सोचा कि मैंने इसकी मदद की थी, शायद यह भी मेरी मदद करेगी। पर उसने मुझसे कह दिया कि दोबारा मेरे सामने भी मत आना, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। राज को थोड़ा शक हुआ। उसने पूछा, कौन सा केमिकल लेकर गई थी? तब उस आदमी ने बताया कि उसे ऐसा केमिकल चाहिए था कि उससे मौत न हो, पर बाल और खाल को नुकसान करे। तब राज को पूरी बात समझ में आने लगी। राज ने उस आदमी को बोला, ठीक है, आप जाओ और देखिए, मैंने आपकी मदद की, पर आप ऐसी मदद किसी को दोबारा न कीजिएगा कि किसी को नुकसान हो। ऊपर वाला सब देखता है।
आपने बुरा किया तो आपके साथ भी अंजाम बुरा ही हुआ। वह आदमी, जी साहब, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, आज मेरी आंखें खुल गईं। जाते जाते वो आदमी बोला, साहब, जब मैंने उस औरत से पूछा कि केमिकल क्यों चाहिए, तो उसने बोला कि किसी को पाने के लिए, और फिर बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब। राज को पूरी बात समझ में आ गई। उसने जाते जाते उस आदमी से बोला, तुमने जो केमिकल दिया था उसका इस्तेमाल मेरी बीवी पर हुआ है और अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। वह आदमी राज के पैरों में पड़ गया, रोने लगा, मुझे माफ कर दें साहब, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आपके साथ बुरा किया, फिर भी आप मेरा भला कर रहे हैं राज, क्योंकि आज मैं आपके साथ बुरा करता हूं तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। कभी ना कभी मुझे वह भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको माफ किया। आप अपनी बीवी का इलाज करवाए। फिर राज निशा को हॉस्पिटल से घर लेकर आया और 2-3 दिन बाद राज ने अपना ट्रांसफर दूसरे दूर शहर में करवा लिया। अचानक दोनों ने शहर छोड़ दिया। उसके बाद जब नेहा राज के घर आई तो देखा घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वे लोग शहर छोड़ चुके हैं। जब नेहा ने राज को फोन लगाया तब राज ने बताया, नेहा, हमने तुमको हमारी फ्रेंड माना था और हमारे साथ ही तुमने ऐसा किया। नेहा को सब समझ में आ गया। राज ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम निशा के चेहरे को बिगाड़ दोगी तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा? मैं निशा से प्यार करता हूँ, उसके रूप से नहीं। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। राज ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अब से हमें संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से ये नंबर भी मैं बंद कर रहा हूँ। तुम अपनी जिंदगी जियो और हम हमारी ओर फोन काट दिया। 5 साल बाद आज राज और निशा दोनों खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। राज ने निशा की प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है और निशा पहले जैसी ही खूबसूरत लगने लगी है। वहाँ नेहा भी अब अपना ब्यूटी पार्लर संभाल रही है। दोस्तों, हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार के अनेकता फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को शैक्षणिक जानकारी देकर आज हमारे समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करवाना है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अर्णव जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है और वह अपने व्यापार में इतना बिजी हो जाता है कि वह अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है, जिसके कारण उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और वह दूसरे मर्दों में प्यार ढूंढने लगी थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि कोई हो जो उनका ख्याल रखे और उनका पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। उसके लिए उसने अपने देवर के साथ नजदीकियां बढ़ने शुरू कर दी और अपनी जरूरत को पूरा करने लगी। उसके बाद उनके नौकर ने भी कुछ ऐसा कर डाला जिसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। कहानी को पूरा सुनना, आपको बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। अर्णव का छोटा भाई, जिसका नाम अंकुर होता है, अंकुर की भाभी का नाम खुशी होता है, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जिसे देखकर कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो सकता था, जिसके कारण अंकुर की नीयत भी कई बार खराब हो चुकी थी। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अर्णव का व्यापार विदेश में होता था, जिसके कारण अर्णव घर पर नहीं रह पाता था और ज्यादा टाइम वह घर से बाहर ही बीतता था। खुशी एकदम रानी वाली जिंदगी की रही थी, लेकिन उसके जीवन में जो सुख वह चाहती थी वह उसे नहीं मिल पा रहा था। खुशी जब भी अपने पति अर्णव से कहती कि घर पर भी परिवार को समय देना चाहिए, तो अर्णव कहता कि अगर मैं व्यापार को छोड़कर घर पर ध्यान देने बैठूंगा तो मेरा सारा व्यापार ठप हो जाएगा। खुशी जब भी अपने पति से इस बारे में बात करती और तो अर्णव कोई बहाना बना देता। खुशी अर्णव से कहती है कि आपने अब तक बहुत पैसे कमा लिए हैं, आपको तो सिर्फ पैसों की पड़ी रहती है, लेकिन थोड़ा समय परिवार को भी देना चाहिए। इसी बीच कुछ समय बाद एक दिन सुबह जल्दी अर्णव जल्दी नाश्ता करके तैयार होने लगता है। जब खुशी उसे पूछती है तो वह कहता है कि मुझे व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना है और मुझे वहां कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। फिर वह कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो घर पर नौकर है, उनसे मंगवा लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। कहते हुए अर्णव अपने घर से निकल जाता है,
लेकिन तभी वापस लौट कर आता है और खुशी से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, आज मेरा छोटा भाई अंकुर वापस पढ़ाई पूरी करके आ रहा है और आज के बाद अब वह मैं हमारी दूसरी शाखा को संभालेगा। तब तक वह हमारे साथ रहेगा, तुम उसका ख्याल रखना, उसको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा कहकर खुशी का पति वहां से चला जाता है। अगले दिन जब खुशी अपनी रसोई में काम कर रही होती है तो तभी दरवाजे की बेल सुनाई देती है। जब किसी बाहर जाकर देखते हैं तो वह देखी है कि उसके सामने अंकुर खड़ा हुआ था। अंकुर देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का था। खुशी अंकुर को देखते रह जाती है और अंकुर अपनी सुंदर भाभी को सामने देखकर एकटक उसे देख रहा था। खुशी मन ही मन काफी खुश हो जाती है और उन दोनों के मन में कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। अंकुर इतनी खूबसूरत भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी खुशी कहती है कि तुम तो पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गए हो और किसी हीरो से काम नहीं लग रहे हो। खुशी अंकुर का हाथ पकड़ती है और उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है और अंदर ले जाकर सोफे पर बैठने के लिए कहती है। खुशी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ और थोड़ी देर बाद किचन से खुशी जूस का गिलास लेकर आती है और अंकुर से कहती है कि उसे पी लो। अंकुर जूस पी रहा होता है तो खुशी वहां पर खड़ी खड़ी अंकुर को एकटक देख रही होती है और अंकुर भी अपनी भाभी को देख रहा था। खुशी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी जरूरत को अंकुर से पूरा कर लूं और मन ही मन सोचने लगी कि मैं अपनी जरूरत को अंकुर से जरूर पूरा करूंगी। उसके बाद खुशी अंकुर को उसका रूम दिखती है और कहती है कि तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। अंकुर अपने रूम में आराम करने लगता है और खुशी किचन में नाश्ता तैयार कर रही होती है। नाश्ता बनने के बाद खुशी अंकुर को आवाज देती है और अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुला लेती है। भाभी और देवर दोनों नाश्ता करते समय हंसी मजाक करने लगते हैं। हंसी मजाक के अंदर खुशी अंकुर से पूछती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ, तो अंकुर कुछ समझ नहीं पाता और वह कहता है कि भाभी आप तो बहुत खूबसूरत हो और मुझे आप बहुत पसंद हो। उसके बाद अंकुर खुशी की मीठी मीठी तारीफ करने लगता है। खुशी काफी खुश हो जाती है और फिर अंकुर पूछता है कि भाभी आपने मुझे ऐसा क्यों पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। खुशी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। और उसके बाद खुशी के मन में अंकुर के लिए अलग भावना जागृत हो जाती है और इधर अंकुर के भी समझ में आ गया था कि उससे भाभी को क्या चाहिए। अगले दिन खुशी अपने कमरे में अपनी साड़ी बदल रही होती है और खुशी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंकुर वहां से गुजर रहा था। तभी अंकुर की निगाह अपनी भाभी पर पड़ी, जिसे वह देखता ही रह गया। और तभी खुशी की निगाह अंकुर के ऊपर पड़ती है और अंकुर काफी डर जाता है। तभी खुशी आवाज देकर अंकुर से कहती है कि बाहर खड़े क्या कर रहे हो, अंदर आओ। अंकुर अंदर आकर कहता है कि भाभी मैं आपको नहीं देख रहा था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है और आप इस साड़ी में बहुत ही अच्छे लग रही हो, इसलिए मैं आपको देखने लगा था। इस पर खुशी हंसकर अंकुर से कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन सच बताओ, क्या मैं तुम्हें इस साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हूँ? तो अंकुर कहता है कि भाभी आपके ऊपर यह साड़ी बहुत ही जच रही है। उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी खुशी अंकुर से पूछती है कि तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है? तो अंकुर कहता है कि भाभी मुझे अभी शादी नहीं करनी। उस पे खुशी पूछती है कि तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? तो अंकुर कहता है कि मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वैसी लड़की मिल नहीं रही है। तो खुशी कहती है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तो अंकुर कहता है कि भाभी मुझे आप जैसी लड़की चाहिए। ये बात सुनकर खुशी बहुत ही खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच में अब नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अब कुछ दिनों में अंकुर और खुशी की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि वह दोनों संबंध स्थापित कर लेते हैं। एक दिन अंकुर खुशी से कहता है कि क्या आप मुझसे खुश हैं? तो खुशी कहती है कि हाँ, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो। उसके बाद एक रात खुशी अपने कमरे में लेटी हुई अंकुर के बारे में सोच रही थी और काफी आनंदित महसूस कर रही थी। खुशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो आता है। जैसे ही खुशी वह वीडियो देखी है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है।
थोड़ी देर बाद खुशी नीचे आकर सोफे पर बैठ जाती है। उसके बाद जब अंकुर आता है तो वह उससे पूछता है कि आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो वह कुछ नहीं कहती है। और उसके बाद जब अंकुर अपनी भाभी से पूछता है कि कुछ बात तो है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, अब खुशी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो कर क्या। उसके बाद खुशी ने हिम्मत करके अंकुर को अपने मोबाइल का वीडियो दिखाया, जिसे देखते ही अंकुर के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और खुशी और अंकुर दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह काम किसका है, ऐसा काम कौन कर सकता है। थोड़ी देर बाद वहां पर उनके घर का नौकर वहां पर आता है और इन दोनों को वहां बैठा देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं बोलते। उसके बाद अंकुर अपने कमरे में चला जाता है। खुशी अकेली वहां पर बैठी हुई सोच में डूबी होती है। तभी उनका नौकर खुशी के पास आता है और खुशी से कहता है कि जो वीडियो आपके मोबाइल पर आया है वह मैंने ही बनाया है। खुशी इतना सुनते ही चौंक जाती है, जिसको सुनकर खुशी अपने नौकर पर भड़क जाती है और वह उसे कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वह नौकर कहता है कि आप दोनों को जो चाहिए था वह मिल रहा था, लेकिन जिसकी जरूरत मुझे थी वह मुझे नहीं मिल रहा था। खुशी तुरंत उस नौकर का मतलब समझ जाती है, तो खुशी उस नौकर से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर उनका नौकर उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम अंकुर के साथ कर रही हो वह मेरे साथ भी करो। अब खुशी के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह फंस चुकी थी। इसलिए खुशी को ना चाहते हुए अपने नौकर की बात माननी पड़ी। खुशी अपनी नौकर के साथ रूम में चली जाती है और उसका नौकर उनके साथ ना चाहते हुए भी संबंध बनाता है। धीरे धीरे ये है उनका रोज का हो गया था। खुशी बेचारी अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अंकुर को भी बताया, लेकिन अंकुर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अब खुशी को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ रहा था। एक दिन उनका नौकर खुशी के पास आकर कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो किसी के दूसरे के पास न जाए या इंटरनेट पर अपलोड ना हो, तो तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी वही करना होगा जो तुम मेरे साथ करती हो। यह बात सुनकर खुशी बहुत गुस्सा हो जाती है। जब खुशी यह बात अंकुर को बताती है तो अंकुर और खुशी दोनों मिलकर इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था तो अंकुर और खुशी ने मिलकर अपने नौकर को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने काफी सावधानी से यह सब कुछ किया था और कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ा था, लेकिन आखिरकार पुलिस उन तक पहुंच जाती है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। अब दोनों भाभी और देवर को जेल हो चुकी थी। अर्णव, जो इन सब बातों से अनजान था, जब उसे पता चला तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा दूरियां ठीक नहीं होती हैं और अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। अगर अर्णव अपनी पत्नी को समय दे पाता तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। और उधर जो अंकुर ने किया वह भी बहुत गलत था, क्योंकि अंकुर को अपनी भाभी के साथ संबंध नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि भाभी का रिश्ता जो है वह हमारे समाज में बहुत ही पवित्र माना गया है। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें अर्णव की थी, जो अपनी पत्नी से दूरियां बनाकर रखता था और जिसकी वजह से अंकुर और खुशी एक दूसरे के पास आए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आज अर्णव के समझ में अच्छी तरह से आ गया था। दोस्तों, हमारे इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी प्रकार के अनेकता या अश्लील का फैलाना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को शैक्षणिक जानकारी देखकर आज हमारे समाज में हो रहे ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूक करवाना है और हमारे समाज में हो रहे ऐसे मुद्दों के प्रति सतर्क करना है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एक लड़के की शादी ऐसी लड़की से हो जाती है जो उसकी जिंदगी को नरक बनाकर रख देती है। शादी के 2 साल के अंदर अंदर ही वह अपनी पति को गुंडों से पिटवा देती है, अपने सास ससुर के साथ बुरा बर्ताव करती है और अपने मायके में रहने लगती है और महिला सुरक्षा के जितने भी कानून बनाए थे उनका नाजायज फायदा उठाती है और लड़के के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा देती है और वह अपने प्रेमियों के साथ घूमती फिरती है और खूब एंजॉय करती है। उसने अपने ससुराल वालों की जिंदगी को बर्बाद करके
रख दिया था। दोस्तों, यह मामला कोर्ट में चल रहा था और 6 साल बाद इस केस की अंतिम सुनवाई होनी थी और यह है अंतिम फैसला। एक 30 साल की जवान महिला जज के द्वारा सुनाया जाना था, जो कि काफी तेज दरार थी और अपने कड़े और तुरंत निर्णय लेने की काबिलियत के कार्य जानी जाती थी। दोस्तों, पूरी कैसे को जानने के बाद उसे महिला जज का झुकाव उसे लड़की के पति की ओर हो जाता है और वह उसे लड़के के ऊपर हमदर्दी दिखाने लगती है और धीरे धीरे मामला इससे भी आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोमांटिक कहानी है। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की, जहां पर 2 लोग पति और पत्नी एक कोर्ट में अपने वकीलों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, पति का नाम होता है अनिल, बदला हुआ नाम, और उसकी पत्नी का नाम होता है रेखा, बदला हुआ नाम। अनिल एक इंटर कॉलेज में टीचर के पद पर नौकरी करता है। इन लोगों का केस क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा था। वहां पर एक सेशन मजिस्ट्रेट होती है जिसके सामने यह केस जाता है और वह इन दोनों की फाइलें पढ़ती है और मुस्कुराने लगती है और फिर इन दोनों की तरफ देखती है। मजिस्ट्रेट सबसे पहले उस लड़के, जिसका नाम अनिल होता है, को पूछती है कि तुम इंसान हो या जानवर, जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मैं तो इंसान ही हूँ। मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम पर आरोप लगाया है कि तुम उनके साथ मारपीट करते हो और बहुत सारा दहेज देने के बाद भी दहेज की मांग कर रहे हो, और इतनी खूबसूरत पत्नी होते हुए भी तुम दूसरी औरतों के साथ अपने रिश्ते रखते हो और उनके रिश्तेदारों की तुम बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हो। यह इंसानियत नहीं हो सकती। जिस पर अनिल कहता है कि मैडम, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आप बिल्कुल झूठे हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट रेखा से पूछता है कि तुम बताओ कि जो तुमने आरोप लगाए हैं क्या वह बिल्कुल सच है। रेखा के बोलने से पहले ही रेखा का वकील बोलता है कि मैडम, यह इंसान एक नंबर का जूता और मक्कार इंसान है जो मेरे मुवक्किल को शादी की पहली रात से ही प्रताड़ित कर रहा है। जिस पर जज साहिबा बोलती है कि वकील साहब, एक बार आप चुप रहिए, मुझे इनसे जानना है। जब साहिब पूछता है कि रेखा, तुमने जो भी आरोप लगाया है क्या वह सही है, जिस पर रेखा कहती है कि हाँ मैडम, यह बिल्कुल सही है। जिस पर जज साहिबा पूछता है कि रेखा, तुम्हारे पति ने एक बार तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा मारपीट की थी जिससे तुम्हारा एक हाथ टूट गया था, तुम्हारा कौन सा हाथ टूटा था? जिस पर रेखा कहती है कि मैडम, मेरा दाहिना हाथ टूटा था। जज साहिबा कहती है कि रेखा, यह तो बायां हाथ है। तो रेखा कहती है कि हाँ मैडम, मेरा यही हाथ टूटा था। जज साहिबा पूछती है कि जब तुम्हारा हाथ टूटा तो तुम कहाँ गई? तो रेखा कहती है कि मैं कहीं नहीं गई और वहीं पर बैठ गई। तो जज साहिबा कहती है कि तुमने अपनी मदद के लिए किसी को तो बुलाया होगा, और कौन से अस्पताल में तुमने अपना इलाज करवाया? जिस पर रेखा कहती है कि मुझे हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है। तो जज साहिब कहती है कि तुम एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत हो और तुम कहती हो कि तुम्हें हॉस्पिटल का नाम याद नहीं है, और तुम किसके साथ गई थी? और जिस पर रेखा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो जब साहिब कहती है कि यह कैसे हो सकता है कि तुम्हारा हाथ टूट गया और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? अगर किसी इंसान के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो उसे एक क्षण भी नहीं लगता सिर्फ याद करने में कि उसके साथ क्या घटित हुआ था, और तुम कह रही हो कि तुम्हें याद नहीं है। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम्हारे साथ भी इनके परिवार वालों ने मारपीट की थी, तुम्हें कुछ याद है या तुम भी सब कुछ भूल गए? जिस पर अनिल कहता है कि हाँ मैडम, मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं सुबह 9:30 पर तैयार होगी, स्कूल के लिए रवाना हो रहा था, और रास्ते में मेरे ससुर और साले ने मेरी बाइक रुकवाकर मेरे साथ मारपीट की और 3-4 लोग मेरे पैर पर चढ़ गए और मेरा पैर तोड़ दिया, और जब आस पड़ोस की भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए आई तो वहां से भाग निकले, और फिर मेरी बहन और जीजा ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया और वहां पर मेरा इलाज हुआ, और 15 दिन तक मेरी माँ बच्चों की तरह देखभाल की थी। इतना कहकर अनिल रोने लगता है, जिस पर रेखा कहती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही पाओगे। उसे दिन तो तुम बन चुके, लेकिन आगे तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। जिस पर रेखा का वकील
रेखा को चुप रहने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम यह क्या बोल रही हो, जिस पर जज साहिबा कहती है कि वकील साहब आप इनको बोलने दीजिए, अगर आप बीच में नहीं बोलोगे तो फैसला तुरंत हो जाएगा और झूठ सच को पकड़ने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद जज साहब उन दोनों से पूछती है कि तुम्हारा झगड़े की असल वजह बताइए, मुझे क्या है। और फिर वह रेखा से पूछती है कि तुम बताओ, जिस पर रेखा कहती है कि यह एक टीचर है और उनकी अच्छी खासी सैलरी है और यह उनमें से मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं और जब मेरे रिश्तेदार मुझसे मिलने आती है तो उन पर यह शक करते हैं और अपने रिश्तेदारों पर यह खर्च करते हैं। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं 6 महीने ससुराल में रहूंगी और 6 महीने मायके में रहूंगी। मेरी जिंदगी में अपनी आजादी से जीना चाहती हूँ। उसके बाद जज साहिबा अनिल से पूछती है कि तुम कुछ कहना चाहोगे, तो अनिल कहता है कि मैडम कौन से रिश्तेदार, इसके जितने भी रिश्तेदार आते हैं सभी जवान लड़के होते हैं और कोई इसके मामा का लड़का किसी को अपने बुआ का लड़का बताती है, कभी कुछ और बताती है, कभी कुछ और बताती है और कहती है कि मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, जा रही हूँ और पूरे दिन घूमकर शाम को वापस घर आती है। मैं इतना तो समझ ही सकता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे उनसे धमकी भी दिलवाती है। और मैडम जब से यही हमारे साथ मारपीट करके गई है उसके बाद इसने मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख दिया है। पिछले 6 सालों से मैं कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। मैं अपनी नौकरी संभाल लूं या अपने घर को संभालूं या मैं कोर्ट के चक्कर लगाता रहूं। मैडम मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। इनकी धमकियों से मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है और हम चैन से सो भी नहीं पाते हैं। जिस पर रेखा कहती है कि मैं तुम्हें चैन से सोने भी नहीं दूंगी। अनिल कहता है कि यह मेरी सैलरी में से आधा पैसा भी मांगती है, जिस पर रेखा कहती है कि आधा नहीं, मुझे सैलरी का पूरा पैसा चाहिए। उसके बाद अनिल कहता है कि अच्छी मैडम, यह आप लोगों के सामने भी मुझे धमकी दे रही है। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो पता नहीं मैं अब तक क्या कर चुका होता। उसके बाद रेखा कहती है कि अपने साथ अपने माँ बाप को भी ले जाना, जिसके ऊपर रेखा के वकील उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि वकील साहब आप कह रहे थे आपकी मुवक्किल बहुत ही सीधी और भोली टाइप की है और यह हम सबके सामने ही इसको धमकी दे रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे। जिस पर उनके वकील चुप हो जाता है। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहोगी या नहीं। उसे पर रेखा कहती है कि मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। जिस पर अनिल कहता है कि कौन सा पैसा मैडम, यह अपने दहेज का सारा सामान ले जा चुकी है, अब मैं कहां से पैसे दूं। अन्य ने कहा कि मैडम मेरा पैर तोड़ दिया और ऊपर से अपने हाथ टूटने का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल दिया, मुझे इससे किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए। जज साहिबा कहती है कि ठीक है, या तो 10 लाख रुपए इसे गुजारे के लिए दे दो या इज्जत के साथ अपने घर में ले जाओ और अपने साथ रखो। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है मुझे 10 नहीं 20 लाख रुपए चाहिए। अनिल कहता है कि मैडम मैं इतने पैसे कहां से दूं, मेरे पास तो देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो उसके बाद जज साहिबा कहती है कि तो दूसरा ऑप्शन चुन लो और इसे अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अनिल कहता है कि मैडम ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। उसके बाद रेखा कहती है कि अगर यह अभी की अभी मुझे 10 लाख रुपए देते हैं तो ठीक है, वरना अगर 15 दिन के बाद मुझे पैसे देंगे तो मैं उनसे 20 लाख रुपए लूंगी। जिस पर उनके वकील कहता है कि 20 लाख से कुछ नहीं होगा मैडम, इस काम से कम 50 लाख रुपए देने ही चाहिए। तो जज साहिबा रेखा के वकील से कहती है कि जब यह धमकी दे रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे और जब पैसे की बात आई है तो अपने 10 से बढ़कर 50 कर रहे हो। उसके बाद रेखा का वकील बिल्कुल चुप हो जाता है और अनिल का वकील कहता है कि मैडम मेरे हिसाब से तो यह मामला बिना किसी लेन देन के उनके रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने जो जुर्माना लगाया है वह बहुत ही सोच समझकर लगाया होगा, लेकिन इसके लिए मेरे मुवक्किल को कम से कम 15 दिन का टाइम देना चाहिए। उसके बाद जज साहिबा कहती है ठीक है,
15 दिन के बाद वापस इसी कोर्ट में तुम्हारी सुनवाई होगी। उसके बाद शाम का समय था, सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन जज साहिबा जब अपनी गाड़ी लेकर जा रही होती है तो वह देखती है कि 3-4 लोग अनिल को घेरे हुए हैं और रेखा उसको धमकी दे रही है कि मैं 50 लाख रुपए लेने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। यह सब जज साहिबा अपनी गाड़ी से बैठी सुन रही थी। उसके बाद जज साहिबा आवाज लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे वह देखते हैं कि यह तो जज साहिबा है तो तुरंत सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसी बीच एक दिन अनिल अपनी माँ को लेकर अस्पताल में गया हुआ था और इस अस्पताल में जज साहब भी आई हुई थी और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है, जिस पर अनिल देखकर चौंक जाता है और जज साहिबा से पूछता है कि मैडम आपको क्या हुआ है। तो वह कहती है कुछ नहीं, नॉर्मल पेट में दर्द था, ज्यादा बड़ा तो हॉस्पिटल आ गई। तुम यहाँ कैसे आए हो? तो अनिल कहता है कि मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ आया था। उसके बाद अकेला देखकर अनिल सोचता है क्यों ना अपने केस के बारे में बात कर ली जाए। अनिल कहता है कि मैडम मेरा इसमें कोई कसर नहीं है और मेरे ऊपर लगाएंगे, सभी आरोप गलत है। इस पर मैडम कहती है कि शरीर में इस बारे में तुमसे यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकती और मैंने अपना फैसला सुना दिया है, तुम या तो उसे पैसे दो या अपने साथ रखो। अनिल कहता है कि मैडम मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मैं इधर उधर से इकट्ठे करने में लगा हुआ हूँ। मैं उसको पैसे देकर पीछा छुड़वा लूंगा। अगर मैं उसे अपने साथ रखता हूँ तो वह आगे भी वही करेगी जो वह करती आई है। अनिल ने कहा कि मैडम वह मुझे बार बार धमकी देती है और मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। तो मैडम कहती है कि तुम मेरे नंबर ले लो और उसके बाद अब कभी भी तुम्हारे पास धमकी आए तो तुम तुरंत मुझे फोन कर देना। इस प्रकार अनिल और जज मैडम के नंबर एक दूसरे के पास चले जाते हैं और 15 दिन बाद जब अनिल कोर्ट में जज साहब बाबा के सामने रेखा को 10 लाख रुपए का चेक दे देता है और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। थोड़े दिन बाद जज मैडम अनिल को फोन करके पूछती है कि कैसे हो मास्टर साहब, अब तो तुम्हें धमकी नहीं मिल रही होगी। अनिल कहता है कि मैडम अब उसने पैसे लेने के बाद दूसरी जगह शादी कर ली है, अब कहाँ से धमकी देगी। अब मैडम अनिल से कहती है कि तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो और रिश्तों के अंदर ऐसा उतार चढ़ाव आता रहता है। आज के समय में हर कोई इसका भुगत भोगी है। जिस पर अनिल कहता है कि नहीं मैडम आप लोग तो नहीं होंगे। ऊपर मैडम कहती है कि नहीं, हर कोई इसका भुगत भोगी है। और उसके बाद मैडम अपनी कहानी अनिल को बताती है और कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। उसके बाद मैडम कहती है कि ठीक है, आज तुम्हारे पास एक लड़की का फोन आएगा और उससे बातें कर लेना। अब अनिल बेसब्री से उसे लड़की के फोन का इंतजार करने लगता है, लेकिन उस दिन किसी भी लड़की का फोन नहीं आता है। अगले दिन फिर मैडम का फोन आता है और पूछती है कि किसी का फोन आया। तो अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी फोन नहीं आया। फिर मैडम दोबारा कहती है कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद आया होगा और तुम भूल रहे होंगे। लेकिन अनिल कहता है कि नहीं मैडम, किसी का भी नहीं है। शाम को दोबारा मैडम फोन करती है और अनिल से पूछती है। तो अनिल कहता है कि आपका फोन के अलावा किसी का भी फोन नहीं आया। उसके बाद मैडम कहती है कि क्यों, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो अनिल कहता है मैडम आप अपने बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वह रोने लगता है। उसके बाद मैडम कहती है हाँ, मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। जिस पर अनिल कहता है कि उनका कहाँ आप मजिस्ट्रेट और कहाँ में एक मामूली सा टीचर। तो वह कहती है कि आप जैसों से ही सीखकर हम जैसे बड़े अधिकारी बनते हैं। और उनकी इसके बाद उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वह आगे चलकर शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसे लेंगे हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।